हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। आगामी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मध्य प्रदेश में बीजेपी जनजाति गौरव दिवस मनाने जा रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने धर्मांतरण पर बयान देकर सियासत गरमा दी है। कुलस्ते ने कहा कि जनजातीय लोगों का जबरन धर्मांतरण हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण हो रहा है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन है और जिम्मेदार कौन है, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में गूंजा धर्मांतरण का शोर। पीएम के दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री ने उठाया मुद्दा। जिस प्रकार के जनजातीय समाज के साथ में कन्वर्जन का जो काम बढ़ा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सभी समाज को हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार का कोई भी अगर लोभ प्रलोभन की दृष्टि से उनके साथ में अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है तो ये गलत है। केंद्रीय इस्पात मंत्री और बीजेपी के बड़े आदिवासी चेहरे फग्गन सिंह कुलस्ते के इस बयान ने मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे को हवा दी है। केंद्रीय मंत्री का दावा है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जनजातीय समाज के लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। कुलस्ते का ये बयान तब आया जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जनजातीय गौरव दिवस पर भोपाल आ रहे हैं। अब सवाल ये कि धर्मांतरण के मुद्दे को मोदी की सभा के पहले हवा क्यों दी जा रही है? इस बात को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके में 84 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 84 में से 34 सीटें जीत पाई थी। वहीं 2013 में यहां 59 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। यानी 2018 में पार्टी को 25 सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा। वहीं जिन सीटों पर आदिवासी उम्मीदवारों की जीत हार तय करते हैं, वहां बीजेपी को सिर्फ 16 सीटों पर जीत मिली, जो कि 2013 की तुलना में 18 सीटें कम हैं। जाहिर है बीजेपी इस गड्ढे को भरने के सारे जतन करने में जुटी है। हालांकि धर्मांतरण का दावा कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा। हो सकता है कि जो लालच की बात उन्होंने कही है, क्योंकि उनको जनजातीय इलाकों की बहुत जानकारी है, ये बात सत्य हो रही हो। लेकिन इस पूरे मामले में निश्चित रूप से हमारे यहाँ स्पष्ट और सख्त कानून भी बने हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश सहित देश में अन्य जगह इस मामले में कार्रवाई हो और इस तरह के धर्मांतरण रुकें। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है किसी भी समाज से किसी भी कहीं भी परिवर्तन करना, इस पर रोक लगाना उचित नहीं है। तमाम हमारे हिंदू भाई धर्म परिवर्तन करते हैं, तमाम मुस्लिम भाई धर्म परिवर्तन करके हिंदू समाज में शामिल होते हैं। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है। वैसे ये पहली दफा नहीं जब बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे को हवा दे रही है। मध्य प्रदेश में संघ की अनुषांगिक इकाइयों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया। बहरहाल पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले धर्मांतरण के सियासी मुद्दे बनने पर फिर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या वाकई प्रदेश में आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण हो रहा है या कुलस्ते का बयान कोरी सियासत है? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि चुनाव से पहले और अब तक आदिवासियों पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। दोनों ही पार्टियां आदिवासियों पर पूरा जोर देती नजर आई है। बीजेपी को कुछ हद तक सफलता मिली है। उसका जो आदिवासी वोट खिसकता जा रहा था, उस पर जरूर उसने कामयाबी पाने की कोशिश की है। अब सवाल ये कि 15 तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या आदिवासियों को एक बार फिर पार्टी भरोसे मिलेगी? क्योंकि यहां से 2023 और 2024 विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही जीत चाहिए, और उस जीत के लिए जो पटकथा लिखता है वो मध्य प्रदेश का आदिवासी भी लिखता है। तो आदिवासियों पर पूरा फोकस। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आरएसएस भी
पहले कई लंबे समय तक यह आरोप लगाता रहा है कि आदिवासियों का धर्मांतरण होता रहा है। बीजेपी के कई अनुषांगिक संगठन यह कहते रहे हैं कि आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। कई बार कुछ सबूत भी सामने आए, लेकिन अब की बार बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अगर यह बात कहते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, प्रशासन और शासन दोनों आपके हाथ में हैं। तो कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, या फिर 15 तारीख से पहले सिर्फ एक हवा दी जा रही है? जरा इसको करीब से समझने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता है, मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते आए हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका। रामकिशोर दोगने साहब पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी का मजबूती से हर मंच पर पक्ष रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, और जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में भी कई आदिवासी हैं, आदिवासियों के बीच भी अपनी पैठ वो जरूर रखते हैं। सबसे पहले रामकिशोर दोगने साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हालांकि बीजेपी के पास जाना था पहले, लेकिन एक सवाल आपसे भी इसलिए बनता है क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि आदिवासी को बीजेपी प्रलोभन देती रही है, आदिवासी कांग्रेस के साथ था, है और रहेगा। लेकिन इस उपचुनाव में, मैं उपचुनाव से फिर वापस 15 तारीख पर आऊंगा, इस उपचुनाव में ये देखा गया कि आदिवासी ने अब की बार बीजेपी पर भरोसा किया। तो क्या आदिवासी का भरोसा आपसे टूटा है? नहीं, देखिए, आदिवासी कांग्रेस के साथ है। आपने देखा है बीजेपी वाले सिर्फ प्रलोभन ही देते आए हैं, और कांग्रेस ने मनरेगा दी है तो आदिवासियों के लिए दी है। आपने देखा अनाज दिया है, जो दे रहे हैं 5 किलो, तो कांग्रेस की देन है। रोज इसके साथ में पट्टे दिए तो कांग्रेस ने दिए हैं। आपका आरक्षण दिया तो कांग्रेस ने दिया, तो सब कुछ तो कांग्रेस ने दिया। इसलिए कांग्रेस से कोई पिछड़ने की दिक्कत नहीं, वो नहीं है। ये तो सिर्फ ये बरगलाते हैं, वो बहलाते हैं उनको, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अभी आपने देखा है कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ आके 2.5 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे, इकट्ठे कर रहे हैं। भाई, आपको अगर सेवा करना, उनके लिए काम करना है तो जिले जिले जाइए ना, गांव-गांव जाइए, गांव-गांव में जाके सेवा कीजिए उनकी। वहां अगर मदद करेंगे तो काम किया ना। यहाँ 2.5 लाख इकट्ठे कर यहाँ मदद थोड़ी होगी उसकी। तो यहाँ तो इवेंट है, ये तो एक तरह से दिखाना चाहते, तो इसके अलावा प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं है। ये आपको सेवा करना है तो गांव-गांव जाओ, गांव में मदद करो। उनको मनरेगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एक नया मुद्दा निकल के आया, इसकी तरफ आपका ध्यान खींचूंगा रामकिशोर दोगने साहब। एक नया मुद्दा निकल कर ये आया कि आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है मध्य प्रदेश में, ऐसा केंद्रीय मंत्री का कहना है। लेकिन उसके ऊपर आपके वरिष्ठ विधायक, सीनियर नेता गोविंद सिंह जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, अपनी मर्जी से करता है, तो ये उसको संविधान में ये अधिकार प्राप्त है। तो क्या ऐसा मध्य प्रदेश में हो रहा है? और ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस उसकी पक्षधर है क्या? नहीं, देखिए कांग्रेस कोई पक्षधर नहीं है। कांग्रेस संविधान पर विश्वास रखती है। संविधान का पालन करते हुए जो आदमी काम करे उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। मेरा तो ये निवेदन है, आपने भी बताया और मैं भी इनसे चैलेंज करता हूं, इनको बोलता हूं, राजपाल सिसोदिया जी से, भाजपा के नेता जवाब दे कि उनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में 17 साल से सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, तो धर्मांतरण हो रहा, तो क्या कर रही सरकार? सरकार क्यों नहीं पकड़ रही? सरकार का काम क्या है? तो सरकार आज अपन वर्तमान में देखिए कानूनी व्यवस्था की स्थिति क्या हो रही है। आपने देखा अभी यहाँ सीएम साहब के क्षेत्र में उनके गांव के पास में आदिवासी लड़की 11 साल की के साथ बलात्कार होता है और आदमी पकड़ा नहीं जाता है। आपने देखा है नेवावर में 5 आदिवासियों की हत्या कर दी जाती है और भाजपा की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये इनको काम करना, तो इनके लिए न्याय करें, इनको न्याय दिलाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बातें करने की बजाय और भोपाल में इवेंट करने की बजाय। राजपाल सिसोदिया साहब, आखिर केंद्रीय मंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा, क्योंकि वो खुद एक आदिवासी नेता हैं, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कई समय वो आदिवासियों के कई कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। सवाल यह है कि इस समय इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो मूल मंशा है, पहले तो वो समझने की आवश्यकता है। हमारी मूल मंशा जो है, जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो पवित्र उद्देश्य है अंत्योदय। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो आज भी सरकार की योजनाओं की बाट जो रहा है, समाज में बराबरी में आने के लिए, उस तक हम हाथ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसी बात को लेकर हमने यात्रा प्रारंभ की थी।
आज देश में केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने मिलकर आदिवासी अंचलों में हमारे वनवासी आदिवासी बंधुओं के लिए कई सारी योजनाएं चलाई है। शिक्षा को लेकर, जंगल को लेकर, जमीन को लेकर, वनोपज को लेकर, वनोपज समर्थन मूल्य पे मिले उसको लेकर, वन संरक्षण के अधिकार देने के लिए, उनको अधिकार संपन्न करने के लिए, पंचायतों को अधिकार, वनवासी क्षेत्र की पंचायतों को अधिकार संपन्न करने के लिए पेसा एक्ट, ऐसे तमाम कई सारी चीजें हम लेकर आए और उसके माध्यम से हमने आदिवासी समाज को हमारे बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दिशा में दोनों सरकारें मिलकर इस प्रकार का एक प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम हमारे वनवासी आदिवासी बंधुओं को समानता से बराबर में लाकर बिठा सके। अगर हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो इसमें जो अड़चने हैं उसमें एक अड़चन यह भी है, जो अड़चन फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने कहा है। विशेष करके आप देखेंगे कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे महाराष्ट्र से लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र हो, चाहे गुजरात से लगा हुआ धार झाबुआ का क्षेत्र हो, यहाँ पर हमारे गरीब आदिवासी बंधुओं को ईसाई मशीनरीज जो है लालच देकर धर्मांतरण कराने का काम करने का काम कर रही है। और ऐसे कई सारे प्रकरण बने हैं, उन प्रकरणों का उल्लेख मैं कर सकता हूं जो मध्य प्रदेश से की सरकार के पुलिस ने वो प्रकरण बनाने का काम किया है। और आज मध्य प्रदेश में इस प्रकार के अवैध धर्मांतरण को रोकने का कानून भी पास होने का काम हुआ है। तो सरकार को कोई कठोर निर्णय लेना चाहिए, कोई एक मजबूत कानून बनाना चाहिए, मजबूत कानून बना के उन लोगों को सजा दीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। क्योंकि आपकी सरकार है प्रदेश के अंदर और सीमावर्ती इलाकों में भी। अगर आप गुजरात की बात करते हैं तो वहां भी आपकी सरकार है। यहां तो 2.5 साल हुआ कांग्रेस की सरकार आई। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ सीमा से भी आपका जब प्रदेश सटा हुआ है तो यहां भी पहले बीजेपी की सरकार रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ये राज्यों का मामला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की एजेंसियों को सक्रिय किया गया है। पिछली कांग्रेस की सरकारों के समय ध्यान नहीं दिया गया। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के केंद्र के नेतृत्व के ऊपर, जिसने इस प्रकार की ताकतों को और इस प्रकार का कहां कनेक्शन है। राजपाल जी जरा समझने की कोशिश कीजिए, 15 साल से आपकी सरकार है और आप कह रहे हैं कि पहले जो केंद्र की सरकार थी, सर इसका मतलब ये है कि आपका इंटेलिजेंस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, पुलिस को बहुत देर से हवा लग रही है। और जो आप कहते हैं कि बहुत विश्व की सबसे बड़ी, सुनिए ना राजपाल जी सुनिए ना, आप कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसका मतलब ये है कि गांव-गांव तक जो कुछ हो रहा है आपको खबर बहुत लेट आ रही है। और आपके कई ऐसे अनुषांगिक संगठन हैं विद आरएसएस जो लगातार इस संबंध में लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर मैं आपको वही कह रहा था, उसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था कि हमने जो है जबरन जो धर्मांतरण मतांतरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार स्तर पर वो राज्य सरकार स्तर पर भी कानून बनाने का काम किया है। सख्त सजा के प्रावधान किए हैं, जुर्माने के प्रावधान किए हैं और धर्म परिवर्तन जो है वह नहीं हो इस बात को लेकर। सर इससे पहले मध्य प्रदेश में इस तरह की बात बहुत कम सामने आती थी, लेकिन जब 15 तारीख को जब कार्यक्रम है ना सर, उससे पहले अगर इस तरह की बातें सामने आती है राजपाल सिसोदिया साहब, तो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये एक स्पार्किंग है, ये हवा देने की कोशिश है इस तरह के मुद्दों को। नहीं, बिल्कुल हवा देने का मुद्दा नहीं है। हम तो वास्तविक में इस कार्यक्रम के माध्यम से, आदिवासी गौरव दिवस के माध्यम से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाते हुए इस वर्ग को एकत्रित करके उनके बीच में सरकार की योजनाओं के माध्यम से कैसे, तो फिर क्यों आपकी पार्टी ने जो कांग्रेस करके गई थी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक दिन का अवकाश घोषित करके गई थी शासकीय, आप लोगों ने आते ही उसको खत्म कर दिया। विश्व आदिवासी दिवस नहीं था भाई साहब, वो विश्व आदिवासी दिवस नहीं था। अगर झूम हो सकता है तो मैं आपको बताता हूं, वह जो है विश्व आदिवासी दिवस नहीं, विश्व मूल निवासी दिवस है जिसकी बात हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके इसके माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये यूएनओ में 9 अगस्त 1982 को मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, मूल निवासियों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए ये कानून बनाया गया था, ये दिवस मनाया गया था। इसको कांग्रेस गलत तरीके से प्रचारित करने का काम कर रही है, गलत बताने का काम कर रही है। 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है, जिसे कि वर्ल्ड
इंडिजिनस डे के रूप में भी मनाने का काम हुआ था। यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में मना था, एक कार्यदल बैठा था और इसकी जो है 9 अगस्त 1982 को पहली बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद में यह तय हुआ था कि विश्व स्तर पर जो मूल निवासी है उन मूल निवासियों का किस प्रकार से मानव अधिकारों का संरक्षण किया जाए, यह वह दिवस है। चलिए मैं रुक रहा हूं। रामकिशोर दोगने साहब, क्या लग रहा है कांग्रेस को कि जब आदिवासी इतनी बड़ी तादाद में आएगा, लोग जुड़ेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, प्रधानमंत्री को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो आदिवासी वोटर आपके हैं कहीं वो बहक न जाए, बिदक न जाए, इसलिए विरोध है? नहीं, इससे इसका विरोध नहीं है हमारा, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आप लाए 2.5 लाख नहीं 10 लाख इकट्ठे कर लें, पर एक परिस्थिति देश की और प्रदेश की परिस्थिति भी तो देखना चाहिए ना। आप चुनाव में तो 1000 लोगों की सभा पे प्रतिबंध लगा रहे हो, आप शादी में 300 लोगों का प्रतिबंध लगा रहे हो, और आप अपने इवेंट में 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा कर रहे हो। तो ये कौन सा न्याय है और किसके लिए काम कर रहे हो? आपने देखा बंगाल चुनाव के कारण कोरोना की क्या स्थिति हुई देश में। तो ये इस तरह से लोगों को सिर्फ बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं। ये योजना बताए ना आदिवासियों के लिए, नई योजना कौन सी लेके आए? मैं योजना बता रहा हूं ना, आरक्षण कांग्रेस ने दिया है, अनाज का अधिकार कांग्रेस ने दिया है, रोजगार का अधिकार कांग्रेस ने दिया है, उनके लिए शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। तो सब तो कांग्रेस दे रही इनको। इनने क्या दिया? पट्टे कांग्रेस ने दिए, दिया क्या आदिवासी के लिए? किया क्या? ये बताया तो समझ में आता। किया कांग्रेस ने, उन्हें जिताया, जनप्रतिनिधि थे आप। आपकी सरकार अगर रही तो आपकी सरकार पर विश्वास जताया उन्होंने। हाँ, विश्वास जताया ना, तो हम दे रहे हैं, हम तो नहीं मना कर रहे, दे रहे हैं। पर इस तरह का ये यहाँ 2.5 लाख लोगों को ला करके कोरोना फैलाना चाहते हैं देश में विदेश। इसका जवाब लूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, मैं रुक रहा हूं। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, तीसरी लहर के लिए पूरा देश अवेयर है, प्रदेश में भी लगातार कोरोना गाइडलाइन की बात कही जाती है। 2.5 लाख लोग कहां कैसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे आप अगर कुछ हो जाता है तो? और उसके बाद अगर स्थिति बिगड़ती है तो कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए इतनी भीड़ चाहिए, आखिर मसला क्या है? राजपाल सिंह सिसोदिया साहब कुछ जरा जवाब दीजिएगा। जी, मैं आपके सवाल का जवाब ये दे रहा हूं कि अब इस मध्य प्रदेश को कोरोना से तो हम बचा ही रहे हैं, अब तो कांग्रेस से बचाने की जरूरत है इस प्रदेश को। सर बचा तो लिया आपने, अच्छी वाली सरकार थी, वहां से आपने उनकी सरकार को हटा दिया, फिर उसके बाद आप अपनी सरकार ले आए, फिर उपचुनाव में भी आपने जीत हासिल कर ली, और क्या चाहते हो? ये जो है ये जो कोविड फैलाने का काम किया था ना, ये कमलनाथ जी के कुप्रबंधन की वजह से उस समय फैला था। उसके बाद हमने तो उसको कंट्रोल करते करते आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये कर दी है कि अधिकांश लोगों को वैक्सीनेटेड करवा दिया है और पूरे इंतजाम मैं ये पूछ रहा हूं सर आपसे, आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं अपनी पार्टी के और हर बार बड़ी संजीदगी से जवाब देते हैं। सर 2.5 लाख लोग, 2 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। पहले वो भोपाल के आसपास के जिलों में रहेंगे, फिर उसके बाद 15 तारीख को वो भोपाल आएंगे। सर आप बताइए ना, अगर इसमें से कोई व्यक्ति, 2 या 4 व्यक्ति भी अगर ऐसे निकले तो आप इस सोचिए कि मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात बन जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम में हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कोविड न फैले इस अनुकूल व्यवहार करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को करने का प्रयास करेंगे। इसमें उन तमाम दिशा निर्देशों का पालन कराने का काम करेंगे जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत पालन कराना अनिवार्य है। तो सर आप इतना बड़ा वैक्सीनेशन लेकर बैठते हैं, आप ये भी एक काम कर दीजिए कि जब इतने लोग वहां आ रहे हैं तो पहले अंदर जाने से पहले किसका वैक्सीनेशन है किसका नहीं है जरा ये भी देख लें। जिसका सेकंड डोज नहीं है उसको रोक दें, स्क्रीनिंग कर लें, टेम्परेचर देख लें। निश्चित तौर पर वैक्सीनेट भी करने का काम करेंगे वो भी करने का काम करेंगे। आप राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, मैंने आपको देखा है कई बार, अगर आपसे कुछ सवाल पूछ लिया जाए तो अगर आपके पास इसका जवाब नहीं होता तो आप सीधा हाँ कर रहे थे, नहीं ऐसा भी करेंगे। नहीं बिल्कुल, पार्टी में ये सुझाव रखेंगे। आपका बहुत अच्छा सुझाव है ना, ये तो मानव जीवन के मेरा सुझाव नहीं सर, जो सेकंड लेयर देखिए ना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उसमें पीड़ित हुए थे। ऐसा नहीं है कि कोई उससे छूटा होगा या आप और कोई और दूसरे लोग भी छूटे होंगे, सभी लोग कहीं ना कहीं जाकर प्रभावित हुए। सहमत हूं ना आपकी बात से, मैं आपसे सहमत हूं दोगने साहब, मैं आपसे सहमत हूं, इसीलिए इस बात को बहुत अच्छा सुझाव आज आपकी पार्टी ने भी बड़ी बैठक कर ली, सब कुछ समझ लिया, देख लिया हार किन कारणों से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर पर भी बात हुई होगी कि जोबट जैसा आदिवासी इलाका, वहां आपके गढ़ में आपकी हार होना
मतलब आदिवासियों के बीच आपकी बात मजबूती से नहीं पहुंची? नहीं, देखिए आपने देखा है दोनों सीटें, जो जोबट सीट हो चाहे हम पृथ्वीपुर की बात करें, तो जोबट में कांग्रेस का कैंडिडेट ले जाकर इन्होंने जीते हैं वो, तो कैंडिडेट जीता, कोई भाजपा नहीं जीती है। और आपने पृथ्वीपुर में देखा है तो समाजवादी का कैंडिडेट ले जाकर जीते, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। तो जब कैंडिडेट नहीं है तो कैसे चुनाव लड़ने की बात करते हैं ये? और जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये जो 2.5 लाखों को हम वैक्सीनेशन करा देंगे तो ये करा देंगे, भाई प्रैक्टिकल जायज है क्या? जायज कुछ भी नहीं है, सिर्फ बात करना, सिगु पे छोड़ना। आपने देखा है, आपने अभी देखा है कि इवेंट अभी चला जो केदारनाथ वाला, भाई जरूरत क्या है तुमको? भगवान को मानना है, भगवान हर आदमी मानता है। देश का एक मतलब 1.25 करोड़ हिंदू है यहाँ देश में। अगर आज अपन देखें, आज की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 1.25 करोड़ हिंदू अपने अपने घर में पूजन करता है, खूब मन्नत मनाता है, अपने सब चीजें करता है, पर कैमरे लगा के नहीं करता है। तो ये इवेंट है, इसी तरह से ये 2.5 लाख आदिवासियों को लाकर इवेंट करने जा रहे हैं। तो ये इवेंट है इनका और कुछ नहीं है, ये आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना है इनसे कि आप योजना तो बताएं कि हमने योजना कौन सी लेके आया है। ये बता रहे हैं इवेंट है, आपको लगता है इस इवेंट के बाद ऐसा कुछ मैनेजमेंट होगा कि लाइफ में आदिवासियों की कुछ डिफरेंट नजर आएगा? निश्चित तौर पर सरकार के माध्यम से हम उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, बराबरी में लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस ने आज तक उनका वोट बैंक के रूप में उपयोग करा, 15 साल आपके पास से सर लाते ना बराबर में, उनके दिमाग में ये बात बताना चाहते हैं। 15 साल से सरकार में बैठे हो, 15 साल से सरकार में बैठे हैं, सरकार आप चला रहे हो, चाहता हूँ आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं। ये सुनिए ना, एकलव्य दोगले साहब सुनिए जरा, फिर आपसे मैं जवाब देता हूँ। एकलव्य विद्यालय के माध्यम से हमने एकलव्य स्कूल के माध्यम से हमने शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करा। आदिवासियों का पलायन गांव से रुके, इसको लेकर हमने वहां पर रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। हमने उनको वनोपज जो है जंगल से मिलने वाली उपज है उसका समर्थन मूल्य पे खरीदी प्रारंभ करने का काम किया और उनका शोषण रोका। हमने उनको सर कहीं न कहीं महुआ और तेंदुपत्ता तक की सीमित तो नहीं रख दिया। उस क्षेत्र में, अधिसूचित क्षेत्र में आने वाली जो पंचायत है, उस आदिवासी बाहुल्य वनवासी क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को पेशा एक्ट के तहत अलग से कानून और उनको सर्वशक्तिमान करने का काम हमने किया। हमारी सरकार ने आदिवासी अंचलों में आदिवासियों को कौशल विकास के कार्यक्रम चला के उनका पलायन रोकने का काम किया। वनोपज के तहत तेंदुपत्ता को उचित मूल्य दिलाकर तेंदुपत्ता संग्राहक वनवासियों को उचित मूल्य और बोनस दिलाने का काम किया। हमने वो सारे काम करने के काम किया जो आदिवासियों को जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कहीं न कहीं मील के पत्थर रामकिशोर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा। अभी और काम करने की आवश्यकता है, संभावना है, इसलिए हम काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम आदिवासियों के लिए काम करना चाहते तो किसी के पेट में दर्द होने की आवश्यकता नहीं है। रामकिशोर बंद तो करें, उनको बंद करिए। जी हो गया सर, उन्होंने अपनी बात बताई। जी हाँ बताइए। सवाल यह है कि आप लोगों को किस बात का डर है आदिवासी को लेकर? आदिवासी आज भी जब उसके धर्म की बात आती है तो अन्य भरे लिख देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। वो कभी अपने आप को हिंदू नहीं लिखता और बीजेपी और कांग्रेस कोशिश यही करती रही है कि वो अपने अपने पाले में रहे। और अगर वो बीजेपी के पाले में जाएगा तो कहीं ये डर तो नहीं कि आने वाले समय में जो कॉलम खाली है उस खाली कॉलम में क्या लिखा जाएगा? देखिए, कांग्रेस में ये सब चीजें नहीं होती। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। ये भाजपा के लोग धर्म और जाति की बात करते हैं और जाति और धर्म में ये लोग बांटते हैं। आपने देखा है, आप यूपी में भी पूरे जातिवाद के ऊपर चुनाव हो रहा, वो चीजें मध्य प्रदेश में भी आ रही है। तो इस तरह से ये लोग बांटते हैं। कांग्रेस कभी धर्म की बात नहीं करती, कभी जाति की बात नहीं करती। सबका उत्थान, सबको वसुधैव कुटुंबों की भावना से सबको लेकर साथ में चलती है और सबको आगे बढ़ाती है। आदिवासियों की बात कर रहे हैं, योजना की बात करते हैं। योजना, सब योजना जितनी बताई इन्होंने सब कांग्रेस के जमाने की, कांग्रेस की सरकारों ने योजना लागू की थी। उन योजनाओं को आपने चलाया सिर्फ, और चलाने के साथ पालन प्रॉपर नहीं किया। आपके वन विकास निगम प्रॉपर बोनस दे रहा है क्या उनको? आदिवासी को ये चेक किया क्या आपने? बोनस तक नहीं उनको दे रहा है। उनकी फसल लेकर, उनकी जो फसल होती है उसको खरीदी कर और या जो आयुर्वेदिक चीजें उनको लेकर अच्छे भाव में वो बेच रहा है।
कमा ये रहा वन विकास निगम, बोनस उनको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आदिवासियों को विकास के बारे में भाजपा ने कुछ नहीं चलिए किया। सर, सवाल यही था आप दोनों से कि अचानक से इस बयान का निकल कर सामने आना है केंद्रीय मंत्री के द्वारा कि धर्मांतरण हो रहा है। अगर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, फिर प्रशासन क्या देख रहा है? और दूसरी तरफ एक विधायक का बयान सामने आता है कि ये उसका संविधान का अधिकार है, तो कोई बरगला कर रहा है या कोई व्यक्ति अपना धर्म मानता है तो फिर उसे क्यों परिवर्तित किया जा रहा है? और अगर कर रहा है तो कौन कर रहा है? प्रदेश के अंदर ऐसी हिमाकत कौन कर रहा है? सरकार आपकी है, अगर सरकार ये सब नहीं देख रही है तो फिर कौन देख रहा है? सवाल यही है कि हम बार बार ये पूछते हैं, जब भी जनगणना होती है तो हिंदू आबादी की बात आती है। हिंदू आबादी जब बढ़ने लगती है और जब उसका प्रतिशत घटता है तो तब जब आदिवासी गैर हिंदू लिखता है। इस आदिवासी वर्ग को लेकर क्या वाकई उनके ऊपर सिर्फ डोरे डाले जाते हैं या उस वर्ग के लिए कुछ किया भी जाता है? ये सोचने की ज़रूरत है। देखते हैं 15 तारीख का पूरा कार्यक्रम किस उद्देश्य से है, कौन कौन लोग शामिल होते हैं। और वाकई जो राजपाल सिंह सिसोदिया साहब ने कहा है कि एक बड़ी मजबूती से कि हम वहाँ वैक्सीनेशन का और स्क्रीनिंग का और पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, तो उस पर भी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।